गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो जो आज की लेक्चर है उसमें मैं बोलने जा रहा हूँ कि देखिए ए एक न्यूमेरिकल है। इसमें नंबर ऑफ स्पेन कितने हैं? एक ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी। 3 स्पेन है, तो 3 स्पेन है। तो इसमें मुझे करना है कि we have to analyze the given beam and we have to draw the shear force diagram and slope deflection and shear force diagram and bending moment diagram by the help of slope deflection method। तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड यूज़ करके शेयर फोर्स डायग्राम दिखानी है। बेंडिंग मोमेंट ज़्यादातर होते क्या है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, तो मैं जैसे प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में भी बता दिया था, तो इसीलिए मैं यहाँ तक इसका ये जो है न्यूमेरिकल में सिर्फ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तक ही दिखाऊंगा, क्योंकि शेयर फोर्स डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो न्यूमेरिकल है, जैसे ये आप लोग देख पा रहे हैं, ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी 3 स्पेन है। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 में मैं पहले लिखूंगा फिक्स्ड एंड मोमेंट फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी का फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या होगा? अगर कोई लोड सेंटर में रहता है तो फिक्स्ड एंड मोमेंट की फॉर्मूला है -W/L/8 ए टू बी से, और बी टू ए से फिक्स्ड एंड मोमेंट हो जाएगी आपका +WL/8। सो -W 60 इंटू लैंड 4 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू -30 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद +WL/8 भी सेम वैल्यू है, दैट इज 60 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 30 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद मोमेंट, उसके बाद फिक्स्ड एंड मोमेंट फ्रॉम बी टू सी। अब बी टू सी में मोमेंट निकालनी है, तो ये चीज देखना है। मैंने एक फॉर्मूला दिया था फिक्स्ड एंड मोमेंट की। अगर कोई न्यूमेरिकल में फिक्स्ड एंड मोमेंट में अगर निकालनी है, लेकिन उसके ऊपर लोड नहीं है, लेकिन सिर्फ उसके ऊपर एक मोमेंट है, तो मोमेंट को देखना है ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये क्लॉकवाइज मोमेंट है तो फ्रॉम देन मोमेंट फ्रॉम बी टू सी एज वेल एज मोमेंट फ्रॉम सी टू बी दोनों ही पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट घूम रहे हैं 50 किलो न्यूटन मीटर, तो फॉर्मूला हो जाएगी मोमेंट फ्रॉम बी टू सी इक्वल टू पॉजिटिव m/4 फॉर्मूला था, एज वेल एज मोमेंट फ्रॉम सी टू बी इज इक्वल टू पॉजिटिव m/4। तो दोनों में ही 50/4 दैट इज 12.5 किलो न्यूटन मीटर, 12.5 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद सी डी पोर्शन दैट इज मोमेंट फ्रॉम सी टू डी अब निकालना है। सी टू डी में मोमेंट क्या होगा? अगर यूडीएल रहते हैं तो सी टू डी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फिर हम लोगों की अगर यूडीएल रहते हैं तो मोमेंट फ्रॉम सी टू डी का फॉर्मूला बन जाएगा WL²/12। और सी टू डी के लिए मुझे यूज करना है माइनस, सो माइनस यूज कर दिया WL²/12। W है आपका 10, लेंथ स्क्वायर 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, सो -13.33 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद फिक्स्ड एंड मोमेंट फ्रॉम डी टू सी, अब प्लस यूज करना है, +WL²/12 प्लस लेंथ इंटू प्लस W इंटू लेंथ स्क्वायर बाई 12, तो 13.33 किलोमीटर। ये स्टेप नंबर 1 में हो गया फिक्स्ड एंड मोमेंट या FEMS। उसके बाद दूसरा स्टेप में करना क्या है आप लोगों को? स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस। मोमेंट फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू 2EI/L इंटू 2θA प्लस θB प्लस माइनस ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट। अगर मोमेंट फिक्स्ड एंड मोमेंट माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अगर फिक्स्ड एंड मोमेंट प्लस है तो प्लस लिखेंगे। जैसे ए टू बी का मोमेंट फिक्स्ड एंड मोमेंट -30 तो मैं -30 लिखूंगा, प्लस 2EI/L लेंथ 4 है, 2θA प्लस θB। देखिए यहाँ पे स्टेप नंबर 1 से ही पहले लिख दिया गया है कि जो बाउंड्री कंडीशन है वो क्या क्या है। जैसे बाउंड्री कंडीशन में हम लोग के होते क्या है, अगर फिक्स सपोर्ट होते हैं तो उसमें थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी और बाकी जगह मोमेंट 0 हो जाएगा, लेकिन थीटा 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा है थीटा एट ए इज 0, यहाँ पे थीटा 0 नहीं होगा, यहाँ पे भी थीटा जी नहीं होगा, और यहाँ पे भी थीटा जी नहीं होगा। मतलब BCD में थीटा 0 नहीं होगा, लेकिन ए में थीटा 0 हो जाएगा। थीटा का मतलब है स्लोप 0 होते हैं फिक्स्ड सपोर्ट में। तो ये जो इक्वेशन है, अभी जितने भी इक्वेशंस में स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखूंगा मोमेंट के लिए, उसमें अगर थीटा की वैल्यू आते हैं तो मैं थीटा ए की वैल्यू आते हैं तो मैं इसमें 0 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो 0 कर दिया प्लस θB। तो इसको इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई किया तो -30 प्लस 0.5 EI इंटू θB एक इक्वेशन बन गया। ए टू बी का स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बन गया। अब बी टू ए का बनेगा मोमेंट फ्रॉम बी टू ए, फिक्स्ड एंड मोमेंट फ्रॉम बी टू ए प्लस 2EI इंटू 2θB प्लस θA। 30 प्लस 30 आया था हम लोग की फिक्स्ड एंड मोमेंट, ये जो है, तो
इसीलिए मैंने +30 लिख दिया हूं। उसके बाद 2ei/l लेंथ हम लोग की 4 हो गया, 2θ b प्लस θ a 0 कर दिया। तो ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद +30 प्लस ei इंटू θ b, ये वाला इक्वेशन हम लोग का आ रहा है। ये दो इक्वेशन आ चुके हैं। उसके बाद मोमेंट फ्रॉम b टू c करेंगे। b टू c में हम लोगों की मोमेंट आ रहा था m/4 प्लस 12.5 प्लस 2ei/l 2θ b प्लस θ c, ये इक्वेशन आ रहा है सिंप्लीफाई करने के बाद। उसके बाद मोमेंट फ्रॉम c टू b में आ रहा है हम लोगों की 12.5 आ चुके हैं प्लस 2ei/l इंटू 2θ c प्लस θ b, 12.5 लिख दिया। 2ei/ लेंथ 4 है, 2θ c प्लस θ b कर दिया इक्वल टू इतना लिख दिया। ये सिंप्लीफाई करने के 12.5 ei इंटू θ c प्लस 0.5 ei θ b, ये 4 इक्वेशन बन चुके हैं और 2 इक्वेशन बनेगी, क्योंकि एक सपोर्ट दो जो भी है जितने भी सपोर्ट है उसके हिसाब से बनता है। अब उसके बाद मोमेंट फ्रॉम, अगर हम लोग के पास देखिए सिंपल सा बात है, एक स्पेन में 2 इक्वेशन बनता है, यहाँ पे 3 स्पेन है तो टोटल 6 इक्वेशन बनेगा। तो मोमेंट फ्रॉम सी टू डी क्या होगा, फिक्स्ड एंड मोमेंट फ्रॉम सी टू डी -13 निकला था प्लस 2ei/n 2θ c प्लस θ d, तो θ c θ d बाकी 0 नहीं है, तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के बाद आ रहा है। उसके बाद मोमेंट फ्रॉम डी टू सी, नेक्स्ट ये जो है डी टू सी का फॉर्मूला, फिक्स्ड एंड मोमेंट फ्रॉम डी टू सी प्लस 2ei/l इंटू 2θ d प्लस θ c, ये इक्वेशन बन गया। यहाँ पे प्लस फिक्स्ड एंड मोमेंट आया था प्लस 13.33 प्लस 2ei/ लेंथ 4 था, डीसी वाला स्पैन 2θ d प्लस θ c, ये हो गया। अब हम लोगों के पास 6 इक्वेशन टोटल आ चुका है, 6 इक्वेशन को हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोगों को देखना ये है कि जो बाउंड्री कंडीशंस है वो क्या क्या है। स्टेप नंबर 3 में लिखना है बाउंड्री कंडीशन। देखिए बाउंड्री कंडीशन में ये जो बीम है, इस बीम में बाउंड्री कंडीशन एक तो हो गया थीटा एट ए इक्वल टू 0, जितने भी सपोर्ट्स होगा उतने बाउंड्री कंडीशन बनेगा। तो पहला सपोर्ट ए है, ए में बाउंड्री कंडीशन होगा कि थीटा एट ए इक्वल टू 0 और स्लोप एट ए इक्वल टू 0। तो ए पॉइंट में हम लोग की स्लोप 0 हो चुका है। अब बी पॉइंट में बाउंड्री कंडीशन क्या बनेगा, फिक्स्ड एंड मोमेंट के अलावा बाकी जितने भी सपोर्ट रहेगा, जैसे रोलर सपोर्ट हो या हिंज सपोर्ट हो, उसमें मोमेंट 0 बनता है। तो बी पॉइंट में रोलर है तो मोमेंट 0 बनेगी। सो मोमेंट फ्रॉम बी टू ए प्लस मोमेंट फ्रॉम बी टू ए प्लस मोमेंट फ्रॉम बी टू सी इक्वल टू 0 बन गया। उसके बाद नेक्स्ट होगा मोमेंट फ्रॉम सी टू बी प्लस मोमेंट फ्रॉम सी टू डी इक्वल टू 0। उसके बाद बनेगा मोमेंट फ्रॉम डी टू सी इक्वल टू 0। तो ये जो बाउंड्री कंडीशन है ये बनेगा बी टू ए प्लस बी टू सी इक्वल टू 0, सी टू बी प्लस सी टू डी, मोमेंट फ्रॉम डी टू सी इक्वल टू 0। अब इसके हिसाब से मुझे सम अप करना होगा। मोमेंट फ्रॉम बी टू ए प्लस बी टू सी का 2 इक्वेशन है, कौन कौन सा, ये दूसरा इक्वेशन एंड तीसरा इक्वेशन। ये तो जो दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को मैं 2 प्लस 3 वाला इक्वेशन को मैं प्लस सम अप करूंगा इक्वल टू 0 लिखूंगा। तो 30 प्लस 12.5 प्लस 2ei इंटू थीटा बी प्लस 0.5 ei इंटू थीटा सी बनेगा। दोनों इक्वेशन के समय 2ei बाई थीटा सी 0.5 प्लस 42 थीटा 0.5 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गया। अब उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन m ऑफ सी टू बी प्लस m ऑफ सी टू जी इक्वल टू 0। सी टू बी वाला 4 नंबर इक्वेशन है एंड सी टू डी वाला 5 नंबर इक्वेशन। 4 और 5 वाला इक्वेशन को जोड़ देंगे फिर से, तो 4th वाला इक्वेशन को जोड़ दिया, उसके बाद 5th वाला इक्वेशन को जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद दोनों को इक्वल टू 0 आ रहा है। अब सिंप्लीफाई जब मैंने किया तो 0.5 ei इंटू थीटा बी प्लस 2 ei इंटू थीटा सी प्लस 0.5 टाइम्स ऑफ ei इंटू थीटा डी माइनस ऑफ 0.83 इक्वल टू 0 वैल्यू आ चुका है। अब नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है, मोमेंट फ्रॉम डी टू सी इक्वल टू 0। अब डी टू सी इक्वल टू 0, जो ये डी टू सी वाला इक्वेशन है ये हो गया 6th इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है इसको सीधा हम लोग को 0 लिखना है। जो डी टू सी वाला इक्वेशन है ये डायरेक्टली मुझे 0 लिखना है। तो डी टू सी वाला इक्वेशन कहा गया, जो हम लोग के डी टू सी वाला इक्वेशन है ये आपका
जो डी टू सी है ये जीरो, सो डी टू सी वाला इक्वेशन 13.33 प्लस 0.5 ई आई थीटा सी प्लस ई आई थीटा डी इक्वल टू जीरो कर दिया। मतलब फाइनली 7, 8, 9 जो इक्वेशन है, 3 इक्वेशन बन गए। अब हम लोग को क्या क्या निकालना, 3 अननोन निकालनी है। एक है थीटा बी, एक है थीटा सी, एक है थीटा डी। ये 3 इक्वेशन से, ये 3 इक्वेशन को मैं जब सॉल्व करूंगा थीटा बी, थीटा सी एंड थीटा डी निकल जाएगा। अब देखिए 7, 8, 9 को सॉल्व किया तो मुझे मेरे पास आ रहा है थीटा बी, थीटा सी, थीटा डी। थीटा बी, थीटा सी, थीटा डी को डिवाइडेड बाय ई आई भी लिख सकते हो, या तो सिंपल ई आई इंटू थीटा बी लिख सकते हैं, ई आई इंटू थीटा सी और ई आई इंटू थीटा डी। ये जितने भी है लिख दिया मैंने। उसके बाद ये 3 वैल्यू जो है, और एक 3 सपोर्ट में है और एक 4th सपोर्ट में कौन सा था, थीटा एट ए, और जो कि थीटा एट ए इक्वल टू 0 आया था। ये जितने भी वैल्यूज है, मैं स्लोप डिफ्लेक्शंस जितने भी इक्वेशंस था हम लोगों का जी, ये जैसे 1 से लेके 6 तक जितने भी इक्वेशन था उनमें मैं ये सब वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा दोबारा। -30 प्लस 0.5 टाइम्स ऑफ द थीटा ए प्लस 2 थीटा ए प्लस थीटा बी, 2 थीटा ए तो 0 हो गया, थीटा बी का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, ये आ चुका है। मोमेंट फ्रॉम बी टू ए वाला जो इक्वेशन है इसमें भी मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, तो मेरे पास ये वैल्यू आ चुके हैं। इसमें मोमेंट फ्रॉम बी टू सी जो इक्वेशन है इसमें भी मैंने, ये 3rd इक्वेशन है तो इसमें मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, दैट इज 24.04 प्लस 0.5 11.5। ये हो गया आपका बी टू सी वाला जो इक्वेशन है। उसमें क्या था, बी टू सी वाला इक्वेशन है वो है आपका 12.5 ई आई इंटू थीटा बी प्लस 0.5 ई आई इंटू थीटा सी। तो थीटा बी और थीटा सी का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया तो -5 तो एक चीज आप लोगों को देखना है, जो बाउंड्री कंडीशन था हम लोगों का B2A प्लस B2C 0 आया था। अब आप जैसे आप लोग देख पा रहे हैं B2A का वैल्यू प्लस 9.5.96 आ रहा है एंड B2C का वैल्यू -5.9, तो दोनों को सम अप कर देंगे तो 0 वैल्यू है। इसका मतलब है हम लोगों का जो आंसर निकला है थीटा के वो परफेक्ट है, क्योंकि जब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूं तो वैल्यू से हम लोगों की इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। 5.96 माइनस ऑफ 5.9 दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखो प्लस 11.63 माइनस ऑफ 11.63 ये भी कैंसिल आउट हो रहे हैं। और लास्ट वाला इक्वेशन जो है वो बाउंड्री कंडीशन 0 था तो 0 बन रहा है। तो फाइनली हम लोगों के जो थीटा बी, थीटा सी एंड थीटा डी के इक्वेशन है ये हम लोग के करेक्ट है, क्योंकि अगर हम लोग के पास करेक्ट इक्वेशन नहीं रहते तो ये जितना भी आंसर हम लोग निकालेंगे ये दोनों एक ही पॉइंट में आंसर एक प्लस एक माइनस नहीं आएगा, अलग अलग आएगा, क्योंकि सम अप करने से 0 वैल्यू आएगा नहीं, वो चेंज होते रहेगा। तो इसी हिसाब से हम लोग को पता लग रहा है कि हम लोगों ने जो भी निकाला हूं वो परफेक्ट निकाला हूं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये जितने भी स्टेप्स है ये आपका जो भी है शियर फोर्स के लिए कर रहे हैं, तो शियर फोर्स के लिए मुझे करना नहीं है, तो सिंपल सा बात है। अब मुझे निकालना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए जितने भी मैंने मोमेंट निकाला था वो मैंने मोमेंट सब्सटीट्यूट करना है, जैसे 42.04 5.96 ये जितने भी वैल्यूज है मुझे सब्सटीट्यूट करना। कहां पे, ए टू बी 42.02, यहां पे एक प्लस आया था 5.96, एक माइनस ऑफ 5.96 ये आ गया। उसके बाद यहां पे आया था आपका तीसरा वैल्यू क्या था 11.63 यहां पे आया था आपका 11.63, एक प्लस एक माइनस, और यहां पे लास्ट में आया था 0 वैल्यू। अब इसके बाद ये जो एक डायग्राम बना है मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, यहां से लेके देखिए, तो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा कि कौन सा डायग्राम है। ये जो डायग्राम है ये वाला लेके यहां से लेके यहां से फिर ये वाला और ये वाला जो डायग्राम है ये हम लोगों का डायग्राम बना है स्लोप डिफ्लेक्शन के जो इक्वेशन है उससे जो भी मोमेंट निकला है वो वाली। अब मुझे निकालना है कौन सा डायग्राम, अब मुझे निकालना है ये जो ट्राइंगल एक बना है, फिर इसके बाद नीचे गया है, फिर ऊपर गया है, फिर ये उसके बाद फिर ये बेंडिंग मोमेंट वाला डायग्राम है। ये डायग्राम के बारे में मैं बताऊंगा। और ये जो डायग्राम है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये सिंपल सा नॉर्मल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। और ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ये मैं कहां से निकालूंगा, ये सिंपल सा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। और ये जितने भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है इनको मैं कहां से निकालूंगा, निकालने के लिए सिंपल सा बात है, जो भी लोड दिए हुए हैं वो जितने भी लोड दिए हुए हैं उतने लोड को मैं, जितने भी लोड दिए हुए हैं उतने लोड को मैं क्या करूंगा, जैसे यहां पे मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को,
जो लोड दिया हुआ है, जैसे ये डायग्राम बन गया है हम लोगों की, यहाँ पे कितने लोड दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका 60 किलो न्यूटन। ये जो 60 किलो न्यूटन लोड है, इसका बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या बनता है, इसका बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला बनता है, सेंटर में है हालांकि, तो जैसे मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, मेन डायग्राम, मेन जो क्वेश्चन था उसमें दिखाऊंगा, ये जो है सेंटर में है। तो सेंटर में अगर ये ए टू बी जो भी है ना, इसको मैं क्या करूंगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के टाइम पे मैं ये जितने भी है इनको मैं सिंपली सपोर्टेड मान लूंगा। तो ए टू बी सिंपली सपोर्टेड मान लिया। अब मैं क्या करूंगा, ए टू बी को सिंपली सपोर्टेड अकेला मानूंगा। जब ए टू बी का सिंपली सपोर्टेड मानूंगा, मानने के बाद ये जो भी बना है ना, ये जो भी वैल्यू बना है, ये वाला ए टू बी वाला, इसमें क्या होगा कि मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना। तो बेंडिंग मोमेंट अगर सिंपली सपोर्टेड बीम हो, 60 किलो न्यूटन के लोड लगे हुए सेंटर पे, तो उसके मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला है आपका WL/4। सो जो WL/4 है वो लिखना है। सो देखिए W का वैल्यू है 60, लेंथ है आपका 4 और डिवाइडेड बाय 4, तो टोटल कितना आएगा वैल्यू, 60 वैल्यू आएगा। एक आएगा आपका 60। ए बी वाला पोर्शन से आपका बेंडिंग मोमेंट वैल्यू आ रहा है 60। उसके बाद BC, जो BC वाला है, यहां से वैल्यू क्या निकलेगी, देखिए ये BC वाला जब मोमेंट रहता है खाली, तो बेंडिंग मोमेंट की फॉर्मूला है MA/L एंड MB/L। सो MA/L, M का वैल्यू क्या है 50, 50 इंटू 2/50 इंटू MA/L, MA/L, एक है MA/L और दूसरा होगा MB/L। MA/L कर देंगे M इंटू मोमेंट मतलब 50 इंटू एरिया क्या है ना, A क्या है, A हो गया 2 एंड B हो गया 2। सो 50 इंटू 2/4 कितना बन गया, 25 बन जाएगा। यहां से 25 वैल्यू आएगा। सिमिलरली MB/L, उससे भी हम लोग की वैल्यू कितना आएगा, 25 आएगा। तो दोनों से वैल्यू कितना आ रहा है, MA/L चाहे करो MB/L, इससे 25 वैल्यू आ रहा है। और तीसरा वाला जो इक्वेशन है, इसमें क्या है, C2D में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा कितने के, 10 के। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगते हैं तो फॉर्मूला क्या होता था, WL² मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, WL²/8 था। तो उसके फॉर्मूला क्या, फिर क्या करेगा, W की वैल्यू है 10, लेंथ के वैल्यू है 4, जो 10 इंटू 4²/8 कितना हो गया, 4 16, 16 डिवाइडेड बाय 8 मतलब हो गया 2, तो फिर 200 बन गया। नहीं, 10 इंटू 2 20 बन चुके हैं, तो 20 बन जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया, एक है 25, एक है 20, एक है 60। अब मैं वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करूंगा, जितने भी वैल्यूज आए ना सब सब्सटीट्यूट करूंगा मैं। देखना जो फाइनल इक्वेशन है मैं उसमें मैं ये जितने भी वैल्यूज मैं अभी निकाला हूं ना, सब वैल्यूज में सब्सटीट्यूट करूंगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो भी आया है, मैं वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मेन डायग्राम के ऊपर मैं ओवरलैप करूंगा। तो जब ओवरलैप करूंगा तो उसी के बाद हम लोग की जो मेन फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो निकलेगा, जैसे मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, देखना। देखिए यहां पे क्या है कि मेन जो डायग्राम है वो हो गया आपका, यहां पे लिख के रखा है 36.01। इसका मतलब ये है कि हम लोग का जो वैल्यू आया था वो आया था, टोटल कितना आया था, 60 आया था। तो वो जो भी वैल्यू आया था यहां पे मुझे वो वैल्यू लिखना है और डायग्राम बनानी है। सिमिलरली यहां से लेके एक ऐसा डायग्राम बनाना, यहां पे भी 25 लिखना है, यहां पे भी 25 लिखना है, और उसके बाद ये डायग्राम बनानी है। ये डायग्राम बना के जो यहां पे कौन सा वैल्यू लिखना था, यहां पे मुझे वैल्यू लिखना था, कितना आया था, 20 आया था। ये जो वैल्यू है 20, ये वाला वैल्यू है। एक तो 60 आया था, एक है हम लोग की 20 आया था, और यहाँ पे हम लोग की 25 वैल्यू आना चाहिए। हालांकि ये कौन सा वैल्यू मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए 20 और 60 ये दोनों तो आप लोगों को
आप लोगों का वैल्यू सही आ रहा है, 20 ये वैल्यू और ये 60 वाला, यहां से यहां तक 60 वैल्यू है, ठीक है। ये 25 आएगा, 25 कहां से आएगा, देखिए यहां से यहां तक 25 वैल्यू है, फिर ऊपर भी वैल्यू 25 आएगा। लेकिन ये जितने भी वैल्यूज दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, इसका जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, मतलब टोटल 25 था, 25 से ये मैंने ये क्या है, इस डायग्राम में 25 से यहां पे जो भी वैल्यू है, मतलब यहां से लेके यहां तक ये वैल्यू जब माइनस किया 25 से तो 16 रह गया, तो वो वैल्यू लिखा है। और इन्होंने यहां पे क्या क्या है, दोनों मिला के 50 है, 50 से ये जब माइनस किया तो जितने बच गया ये वैल्यू लिखा है। तो आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, ये जितने भी वैल्यूज है ऐसे नहीं एग्जाम में करना है। एग्जाम में कैसे करना है, आप लोगों को ये सीधा लिखना है कि ये जितने भी है मैं दिखा रहा हूं, एग्जाम में क्या करना है। देखिए एग्जाम में पहले तो मेन आप लोगों को जो नीचे वाला डायग्राम है, जैसे ये वाला डायग्राम है, ये वाला डायग्राम आप पहले बनाओगे, उसी हिसाब से जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन के मोमेंट निकला, मतलब ये वाला मोमेंट सही है, फिर उसके बाद 5.96 वाला सही है, यहाँ पे 11.63 वाला वैल्यू आया था और ये यहाँ पे 0 आया था, ये वाला इतना परफेक्ट है, ठीक है। इतना आप लोगों को बनाने के बाद नेक्स्ट क्या करना होगा कि आपको नेक्स्ट करना है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये वाली बनानी है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू जो है, ये वैल्यू क्या बनेगा, यहां से लेके ये वैल्यू आप लोगों का 60 आएगी, 60, जो मैंने अभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का निकाले थे। फिर यहां से लेके ये बनानी है आपको, और यहां पे लिख देना है 25 और यहां पे भी लिख देना है 25, ठीक है। दोनों जगह आपको 25 एंड 25 लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम है आपका ये वाली, यहां पे सीधा सा बात है, यहां पे हम लोग की वैल्यू आया था 20, सो यहां पे सीधा आपको 20 लिख देना है। तो ये जो दो डायग्राम है, दोनों डायग्राम ओवरलैप करने के बाद जो मेन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना, मतलब दोनों की कॉम्बिनेशन जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो यहाँ पे लिख के बना के रखा, वही हो गया आप लोगों की फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा वैल्यूज गलत है, जो कि मैं अभी दिखा दिया आप लोगों को कि 16 के जगह पे 25 लिखना है और बाकी 20 एक 60 लिखना है, एक 20 लिखना है और यहाँ पे 25 लिखना है। तो ये हो गया आप लोगों का फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड द फाइनल सॉल्यूशन आफ्टर एनालाइजिंग द गिवन बीम। ओके, इतना ही बोलना था। थैंक यू।